पिछली क्लास में जो हमने सोशल कॉन्टैक्ट के बारे में पढ़ा था, तो उसमें बार बार एक चीज़ का जिक्र आता है कि सोशल कॉन्टैक्ट के माध्यम से सॉवरन की स्थापना की गई, एक संप्रभु की स्थापना की गई जिसको सारे अधिकार दिए गए थे। तो उस समझौते के माध्यम से जिस सॉवरन की स्थापना की गई थी, जिस लेवियाथान की स्थापना की गई थी, उसकी क्या क्या शक्तियाँ, पावर्स हॉब्स देता है अपने विचारों में। वो जो सोनिटी का जो कंसेप्ट है, जो आज पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, उसको स्थापित वैज्ञानिक तरीके से प्रभु सत्ता के सिद्धांत को एस्टैब्लिश हॉब्स ने किया था। इससे पहले जीन बॉडीन ने सोनिटी का कंसेप्ट दिया था, लेकिन उसको उसके ऊपर कुछ नेचुरल लॉ के या डिवाइन लॉ के कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन हॉब्स ने वो सारे प्रतिबंध हटा दिए और स्टेट को एक फुल एब्सोल्यूट सोनिटी प्रदान की, उसको पूरे अधिकार दिए किसी के भी अधीन ना होना। और आज सोनिटी जो है वो एक स्टेट का मेन एलिमेंट्स बन चुका है, क्योंकि जब हम स्टेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो जो चार मेन एलिमेंट हैं, जनसंख्या, भूभाग, सोनिटी और गवर्नमेंट, तो सोनिटी के बिना आज किसी भी देश को हम राज्य की श्रेणी में नहीं रख सकते। तो सोनिटी के कॉन्सेप्ट को स्थापित करने वाला, सबसे वैज्ञानिक रूप से उसको आधार देने वाला थॉमस हॉब था। बाद में फिर जॉन ऑस्टिन ने इसको और सिस्टमेटिक ढंग से एक्सप्लेन किया था। तो सोनिटी का कॉन्सेप्ट, सोनिटी अपने आप में जो इसका मीनिंग है वो है एक सुप्रीम पावर, एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ अपनी इच्छा से काम करती है, किसी के दबाव में नहीं है, किसी के अधीन नहीं है। आज एक देश को जब सॉवरन कंट्री कहते हैं, जैसे भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी हम पढ़ते हैं, भारत एक संप्रभु देश है, एक सॉवरन कंट्री है। तो इसका मतलब भारत अपने निर्णय, अपने हितों को ध्यान में रखकर खुद लेगा, कि कोई दूसरा इस पर दबाव नहीं डालेगा या उसके दबाव में नहीं रहेगा। अपने निर्णय लेने में पूरी तरह से सक्षम है। यहाँ की गवर्नमेंट का पूरा अधिकार है रूल रेगुलेशन लागू करने का। तो जो सॉवरन की बात है कि इसमें सर्वोच्च पावर है जो किसी के अधीन नहीं है। तो सॉवरन की जो स्थापना की गई थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, एक प्रभु सत्ता, जिसको उसने लेवियाथान का नाम दिया था, लेवियाथान को जो सारे अधिकार दिए गए थे, तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहले तो सॉवरन की क्या क्या शक्तियां। सॉवरन एंजॉय राइट टू मेक इनफोर्स इंटरप्रेट लॉ। लॉ के बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। लॉ के बारे में हॉब्स ने क्या कहा है। हॉब्स का कहना कि कानून संप्रभु के आदेश है, यानी कि संप्रभु ने जो कह दिया वही कानून है। जैसे पहले के राजा महाराजा जो होते थे, उनके आदेश ही कानून का रूप होते थे। उनके पास ही सारी शक्तियां होती थी, कानून बनाने की भी, कानून क्या कानून सही है गलत है उसकी व्याख्या करने की भी, और कानून को लागू करने की भी। यानी कि सारी शक्तियां जो हैं वो राजा के पास होती थी। वही उसी तरह की शक्तियां जो हैं हॉब्स अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी में जो है वो सॉवरन को देता है कि उसके पास कानून बनाने की संपूर्ण शक्तियां उसके पास होंगी, और किसी के पास वो शक्तियां नहीं होंगी। और जो सॉवरन कहेगा वही कानून होगा, इसके अलावा और कानून भी नहीं होगा। तो कानून बनाने की सारी शक्तियां, कानून बनाने की, लागू करने की या उनकी व्याख्या करने की जो शक्ति है वो सॉवरन के पास है। सॉवरन अथॉरिटी कैन नॉट बी चैलेंज, उसकी सत्ता को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जैसा कि हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौता के सिद्धांत में एक्सप्लेन किया है कि समझौते में व्यक्ति अपनी सारी शक्तियां जो हैं वो शासक को सौंप देते हैं या लेवियाथान को सौंप देते हैं। वो समझौता जो एक बार हो जाता है वो फिर परपेचुअल और फिर वो इरिवोकेबल है, यानी कि उसको न तो वापस लिया जा सकता है न उसको समाप्त किया जा सकता है। तो जब सारी शक्तियां उसने दे दी सॉवरन को लोगों ने, तो अब उसकी शक्तियों को किसी भी आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता।
कि वो गलत करता है, ठीक करता है या नहीं करता, किसी भी आधार पर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। एब्सोल्यूट पावर रूल्स आउट लिमिटेशन, उनको बिल्कुल संपूर्ण शक्ति देता है और किसी भी तरह की कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाता। जो लिमिटेशन जीन बोर्डिन लगाता है नेचुरल लॉज की या रिलीजन की, किसी भी तरह की नेचुरल लॉज की जो लिमिटेशन लगाता है, तो हॉब्स कहता है इस पर किसी भी तरह की कोई लिमिटेशन, लॉज ऑफ गॉड या लॉज ऑफ नेचर, इसका कोई भी लिमिटेशन जो होगी वो इस पर नहीं लगाता है, यानी कि इसको फ्री कर देता है सभी बंधनों से अपने सॉवरेन को, शासक को। चीफ सोर्स ऑफ जस्टिस, न्याय का स्रोत जो है वो भी सॉवरेन है। अब न्याय क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, वो सिर्फ कानून के अनुसार ही डिफाइन होगा। और कानून को कौन बताएगा, वो सॉवरेन या शासक बताएगा। वो जो कानून के अनुसार अगर कोई काम करता है तो उचित है, और कानून के विरुद्ध करता तो अनुचित है। तो उचित अनुचित की जो परिभाषा है वो इसी आधार पर डिसाइड होगी, और न्याय वही होगा जो सॉवरेन कहेगा। कानूनों को लागू करना, कानून का पालन करना ही न्याय होगा। तो न्याय को है जो सोर्स है, न्याय का सोर्स भी उसने बता दिया कि सॉवरेन ही होगा। सभी तरह की आज जो हम अपनी गवर्नमेंट में देखते हैं कि गवर्नमेंट्स की पावर है, अलग अलग है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ये सारी पावर सॉवरेन के पास होंगे। हालांकि उसने उस टाइम पर डिफाइन नहीं किया, डिफ्रेंशिएट नहीं किया था गवर्नमेंट में और स्टेट में। आज हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। हालांकि स्टेट के पास आज भी यही सारी पावर है, स्टेट के पास है। ये जो बटी हुई पावर है गवर्नमेंट की बटी हुई है। तो हालांकि हॉब्स ने कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया गवर्नमेंट को स्टेट में। एक किस्म से जो गवर्नमेंट की बात, जो स्टेट को पावर देने की बात करता है, उन सारी पावर्स का प्रयोग आज गवर्नमेंट करती है। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, सभी तरह की पावर जो आज हम इनको अलग अलग भागों में बांटते हैं गवर्नमेंट्स की पावर्स को, तो वो सभी एक ही व्यक्ति में केंद्रित होंगे। वो मोनिस्टिक व्यू अपनाता है। हम जब प्रभु सत्ता का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे, तो प्रभु सत्ता के आजकल दो कॉन्सेप्ट हैं, एक मोनिस्टिक व्यू और एक प्लूरलिस्ट व्यू, यानी कि एक बहुलवादी और एक एकलवादी सिद्धांत है। जो मोनिस्टिक व्यू है वो प्रभु सत्ता को सिर्फ एक जगह केंद्रित मानता है राज्य में, वो उसके बंटवारे को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। बट नहीं सकती, बटने का मतलब है प्रभु सत्ता समाप्त हो जाना। प्रभु सत्ता किसी को दी नहीं जा सकती, दी जाने पर भी खत्म हो जाएगी। किसी को डेलीगेट नहीं की जा सकती, कभी खत्म नहीं हो सकती। खत्म होने का मतलब है फिर राज्य नहीं रहेगा। तो जो मोनिस्ट व्यू, इंडिविजुअल, इसका बंटवारा नहीं हो सकता, इनसेपरेबल, इसको राज्य से अलग नहीं किया जा सकता। ये नहीं है कि किसी और को दे दी प्रभु सत्ता, इनकम्युनिकेबल, किसी और को कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता इसको। तो ये मोनिस्ट व्यू है। हालांकि जो बहुलवादी विचारक, इसमें हेरल्ड डास्की, मैकाइबर वगैरह के नाम आएंगे, वो कहते हैं कि प्रभु सत्ता जो है न तो राज्य के पास है और न राज्य के पास होनी चाहिए। ये बटी होती है समाज के विभिन्न वर्गों में। लेकिन हॉब्स ने मोनिस्ट व्यू या मोनिस्टिक व्यू का समर्थन किया है। इसी को फिर आगे जॉन ऑस्टिन ने और सिस्टमेटिक ढंग से एक्सप्लेन किया है, मोनिस्टिक व्यू ऑफ सोनिटी को। तो हॉब्स ने इसको स्थापित कर दिया था। हॉब्स कहता है जो आर्टिफिशियल है, न जो सॉवरेन है, जो शासक है, जो संप्रभु है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं है। जैसा कि प्लेटो, एरिस्टोटल के विचारों में देखते हैं कि एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन बताते हैं स्टेट को। लेकिन हॉब्स कहता है कि ये कोई नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं है, आर्टिफिशियल, यानी कि संप्रभु की जो स्थापना है या संप्रभु का निर्माण जो है वो लोगों ने किया है, इसको शक्ति भी लोगों ने दी है। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं है। दूसरा, वो मोनार्की को प्रेफर करता है। हालांकि वो कहता है, जब हमने इसका समझौता पढ़ा तो जो लाइन कही थी लोगों ने कि मैं अपनी सारी शक्ति इस एक व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को, ग्रुप ऑफ पीपल को सौंपता हूं, अगर तू भी अपनी ये शक्तियां सौंपने को तैयार हो तो यहाँ पर शक्ति एक व्यक्ति को भी सौंपी जा सकती, कई व्यक्ति को भी सौंपी जा सकती। यानी कि सरकार जो है, हालांकि जो एक व्यक्ति या ग्रुप हो सकता है,
लेकिन जैसे आजकल हम एरिस्टोक्रेसी या डेमोक्रेसी या जो है मोनार्की की बात करते हैं, तो हॉब्स ने प्रेफर किया था मोनार्की को। उसने मोनार्की को 3 वजह से प्रेफर किया था, 3 कारण बताए थे कि किस वजह से मोनार्की उनसे बेहतर है। सबसे पहली वजह बताई इसमें किंग और सब्जेक्ट, यानी कि शासक और जो उसके सब्जेक्ट यानी कि जो शासित लोग हैं उनके बीच में टकराव नहीं रहता, उनमें सामंजस्य है, आइडेंटिटी एक किस्म से उनके हितों में आइडेंटिटी बनी रहती है, समानता बनी रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरा बात उसने जो कही कि ऐसी स्थिति जो होगी, एक व्यक्ति का जो शासन होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा कई व्यक्तियों के शासन से, जिसमें उसको घटिया शासन बताया उसने। और एक बात उसने कही कि अगर शासक में कई लोग शामिल होंगे शासन में, तो फिर आपस में उस पर ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए उनमें साजिशें चलती रहेंगी, उसमें संघर्ष चलता रहेगा, जो रूलिंग एलिट होंगे उनमें संघर्ष चलता रहेगा। तो उस संघर्ष से बचने के लिए यही है कि कई व्यक्तियों को शासन में शामिल ना करके सारी शक्तियाँ जो हैं वो एक ही व्यक्ति को दे दी जाए। तो इसलिए वो कहता है कि एब्सोल्यूट मोनार्की यानी कि मोनार्की ही बाकी शासनों से बेहतर है। और उसने अपने सारी पॉलिटिकल फिलॉसफी में हम देखेंगे कि उसने एब्सोल्यूट मोनार्की को ही समर्थन किया है। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से जो लेवियाथान को जो बात की वो एब्सोल्यूट मोनार्की की ही बात है। सबऑर्डिनेशन ऑफ ऑल नॉन पॉलिटिकल एसोसिएशन, वो कहता पॉलिटिकल फील्ड में तो सुप्रीम है ही, सारी शक्तियां हैं, लेकिन नॉन पॉलिटिकल फील्ड में भी वो कहता है कि सारी शक्तियां जो हैं वो राज्य के पास है, यानी कि जो भी एसोसिएशन होंगे नॉन पॉलिटिकल वो राज्य के अधीन होंगे। इसमें मुख्य रूप से वो 2 इंस्टीट्यूशंस की बात कहता है, एक चर्च की और एक यूनिवर्सिटीज़ की, यानी कि चर्च जो है वो राज्य के अधीन होगी। इसने अलग की भी बात नहीं कि इसने कहा अधीन है। चर्च शिक्षाएं वो देगी जिसको राज्य के लिए ठीक होगा। अगर कोई ऐसी शिक्षाएं देती है जो राज्य के खिलाफ विद्रोह करने की बात करती हैं, राज्य के कानूनों को ना मानने की बात करती हैं, तो ऐसी शिक्षाओं पर रोक लगाई जा सकती है। ऐसे लिटरेचर पर रोक लगाई जा सकती है जो विद्रोह की भावना भड़काता हो। यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे नागरिक तैयार करने हैं, ये भी सारा कंट्रोल जो रहेगा वो संप्रभु का रहेगा, जो पॉलिटिकल सॉवरन है, जो शासक है या जो लेवियाथान है, उसके पास ये सारी शक्तियाँ रहेंगी। तो सारे इंस्टीट्यूशन जो है नॉन पॉलिटिकल भी, वो भी इसके अधीन रहेंगे, सॉवरन के अधीन। पावर डिराइव्ड थ्रू कॉन्ट्रैक्ट नॉट डिवाइन। हॉब्स ने, मोनार्की पहले भी थी, राजा पहले भी ताकतवर थे, पहले भी सारी शक्तियां उनके पास थी, लेकिन वो शक्तियों का आधार क्या बताते थे? वो शक्तियों का आधार बताते थे कि या तो उनके पास ताकत है, ताकत से उन्होंने कब्जा कर रखा है, या फिर उनके पास दैवीय शक्ति है, दैवीय शक्ति यानी कि भगवान की मनसा है, या दैवी उत्पत्ति का जो सिद्धांत था राज्य का, उसकी बात करते थे कि हम तो भगवान के प्रतिनिधि हैं और हमें शासक बनाया है, प्रभु ने बनाया है, तो आपको हमारी बात माननी चाहिए और हमें पूरे अधिकार मिलने चाहिए। तो हॉब्स ने, और उस टाइम पर मेडाइवल एज खत्म होने के बाद मैकियावेली के समय से ही इसको चैलेंज किया जाने लगा था, दैवीय शक्तियों को, दैवीय अधिकारों को धर्म से अलग कर दिया गया था, राजनीति को, अलौकिक शक्तियों को अमान्य कर दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में मोनार्की की शक्तियों को इसने एक नया बेस दिया, नया आधार दिया कि किस आधार पर अब मोनार्की को सपोर्ट किया जा सकता है या उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। तो उसने एक कारण ये बताया कि जो सॉवरन है वो जो है अपनी शक्तियां जो है वो किसी दैवीय शक्ति से प्राप्त नहीं करता, किसी देवता से, देवी से प्राप्त नहीं करता, बल्कि वो अपनी सारी शक्तियां जो हैं वो लोगों से प्राप्त करता है, कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से। कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से जो लोगों ने समझौता किया है उसके आधार पर ही संप्रभु की स्थापना हुई है और सारी शक्तियां जो हैं वो संप्रभु को दी गई हैं। एक बात कहता है कि संप्रभु जो है वो सभी व्यक्तियों को ट्रीट सब्जेक्ट इक्वली, सभी को समान व्यवहार करेगा, उनके साथ समानता व्यवहार करेगा और
न्याय की स्थापना करेगा। इसमें वो भेदभाव की बात नहीं, सबको न्याय का मतलब है या समानता का मतलब है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी, या उनको टैक्स वगैरह लगाने होंगे तो उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये भी सोरेन की बात कहता है। राइट टू डिक्लेयर वॉर एंड पीस, जो हॉब्स कहता है कि कोई भी पॉलिसी बनाना सिविल सोसाइटी के लिए, लोगों की स्वतंत्रता को सीमित करना, लोगों की किसी भी स्वतंत्रता पर सोरेन कोई भी प्रतिबंध लगा सकता है। लोगों की प्रॉपर्टी पर भी पूरा कंट्रोल रहेगा सोरेन का, यानी कि शासक का। युद्ध की घोषणा करनी है या युद्ध शुरू करना है, खत्म करना है, इसका अधिकार भी शासक को दिया जाएगा। लिटरेचर पर भी प्रतिबंध लगा सकता है, अगर कोई लिटरेचर उसको ऐसा लगता है कि ये देशद्रोह की भावना भड़काता है, या इसके साथ साथ लोगों की पूजा की पद्धति जो है, कैसे पूजा करते हैं, कोई ट्रेडिशन है, सब चीज़ों पर सोरेन का कंट्रोल रहेगा, शासक का कंट्रोल रहेगा। उसको किसी भी तरह से जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता है, उसकी शक्तियों को सीमित नहीं किया जा सकता। ये जो बातें बताई थी उसने, सोवेreignty का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो मोनिस्टिक व्यू दिया था कि ये इंडिविजुअल इनसेपरेबल है, इसको डिवाइड नहीं होता, बांटा नहीं जा सकता। और सोवेreignty जो है वो राज्य के पास होगी, स्टेट के पास होगी। और सोरेन को सारे अधिकार, ये जो अधिकारों की हमने बात की है, ये सारे अधिकार उसने सोरेन को दिए हैं। सोरेन एक किस्म से बात कहता है सोरेन की या स्टेट की, लेकिन ये किसने सारे अधिकार जो है एक शासक को दिए गए हैं। अगर कोई एक शासक जिसने उसको लेवियाथान का नाम दिया था, उसको ये सारे अधिकार दिए जाते हैं राज्य के नाम पर। फिर एक आगे इसके अलावा हॉब्स कहता है कि यदि सोरेन के खिलाफ या शासक के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह को रोकने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं ताकि उसके खिलाफ विद्रोह ना हो, जो आज भी सरकारें करती हैं। ऐसा सरकारें आज भी यही रास्ते अपनाती हैं कि लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ ना उठाएं, विद्रोह ना करें। सबसे पहला तो है पेट्रियोटिक कमिटमेंट, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना बढ़ना और कहना कि देशभक्ति ही सर्वोपरि है, जो राष्ट्रीयता की भावना का जो विकास हुआ था फिर बाद में, तो पेट्रियोटिक कमिटमेंट उनके अंदर होना चाहिए। तीसरा है किसी भी तरह के विद्रोह को विरोध करना चाहिए, उसको दबाना चाहिए। और सरकार का सम्मान करना लोगों को सिखाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि सरकार का सम्मान करना चाहिए, उनसे बेहतर है, क्योंकि इसने जस्टिफाई भी किया कि क्यों करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो सोरेन खत्म हो जाएगा, फिर आप उसी स्थिति में चले जाओगे जिस स्थिति में आपके जीवन को, संपत्ति को किसी भी तरह की कोई सुरक्षा नहीं है। तो उससे तो बेहतर है फिर आप इसी सोरेन के आदेशों का ही पालन करो। उनको सिविल एजुकेशन दी जानी चाहिए, उनको शिक्षा के माध्यम से। आज भी सरकारें शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा में जो स्कूलों में, कॉलेजों में करिकुलम बनाया जाता है, उसमें देशभक्ति की भावना, सरकार का सम्मान करने की, लॉ एंड ऑर्डर का, लॉ का सम्मान करने की, संविधान का सम्मान करे या संविधान के कानूनों को माने, तो ये सारी बातें हमें शुरू से ही सिखाई जाती हैं। तो हॉब्स कहता है ये बातें शुरू से ही सिखाई जानी चाहिए। वो घर में ही डिसिप्लिन, जैसे घर में सोशलाइजेशन होता है, जैसे घर में बच्चे को ये सिखाया जाता है कि उसको अपने पिता की या माता की या परिवार की बात माननी चाहिए और नियमों के अनुसार काम करना चाहिए। परिवार में यदि इस तरह का सोशलाइजेशन होगा, समाजीकरण होगा, तो फिर बच्चा जब समाज में आएगा तो फिर उसमें उसकी उसी आदत वो बन चुकी होगी कि नियमों, कानूनों का, आदेशों का पालन करना वो सीख जाएगा। इसके अलावा उसको लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मानना सिखाना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। और इसके अलावा उनको राइट एटीट्यूड, एक बढ़िया, एक अच्छा दृष्टिकोण उसमें विकसित करें। राइट एटीट्यूड से ही राइट बिहेवियर आएगा। तो ये कुछ रास्ते भी बताए हैं हॉब्स ने सोरेन को विद्रोह से बचाने के लिए, किसी तरह का विद्रोह उसके खिलाफ ना हो। तो ये चीज़ें जो बताई थी, ये मेन चीज़ें हम बता चुके हैं जो कि हॉब्स ने सोवेreignty के बारे में बताया था।
सॉवरेनिटी जो स्टेट के लिए कॉमनवेल्थ शब्द यूज करता है, और कॉमनवेल्थ को कहता है कि कॉमनवेल्थ सब एक जैसे, यानी कि स्टेट सब एक जैसे सारी इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। हाँ, उनके नंबर्स के आधार पर फर्क हो सकता है कि शासक एक है, कुछ है या बहुत सारे हैं, मोनार्की है या फिर एरिस्टोक्रेसी है या फिर डेमोक्रेसी है, उस आधार पर उनका डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। लेकिन शक्तियाँ चाहे किसी भी रूप में हो, ये सारी शक्तियाँ मोनार्की को यानी कि सॉवरेनिटी के माध्यम से एक सॉवरन को दी जाती है। तो एक किस्म से हॉब्स ने जो है एक सॉवरेनिटी का एक मेन कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल साइंस में डेवलप किया, जो आज तक भी इसी रूप में चलता है। आज भी भले ही दो विचारों में बटी है सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट जो है, प्लूरलिस्ट और मोनिस्टिक, लेकिन आज जो एकलवादी सिद्धांत है इसको ही ज़्यादा तवज्जो दी जाती है पॉलिटिकल साइंस में या राज्यों में। आज भी सारी शक्तियाँ हम देखते हैं कि राज्य के पास ही है, कोई लॉ बनाने की, लॉ को इन्फोर्स करने की, चेंज करने की, सारी इंटरप्रेट करने की सारी शक्तियाँ जो हैं वो शासक को ही दी गई। तो ये तो कॉन्सेप्ट था हमारा सॉवरेनिटी का जो इसने दिया है। अब इस सॉवरेनिटी के अलावा कुछ कॉन्सेप्ट जो होंगे, जो हम एक लॉ का कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ेंगे कि लॉ के बारे में कि क्या है लॉ। इसका कानून के बारे में एक बात बताई है हॉब्स ने कि कानून जो है वो कमांड ऑफ सॉवरन है, यानी कि राज्य जो आदेश देगा वही कानून होगा, इसके अलावा और कानून नहीं होगा। जिस तरह से सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है हॉब्स के विचारों में, इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है हॉब्स के विचारों में, वो है पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ कानून जो है वो जैसे नेचुरल लॉ की बात करता है, पॉजिटिव लॉ की बात करते हैं, जैसे लॉ में अलग अलग टाइप देखते हैं। पॉजिटिव लॉ आज इसी को लॉ माना जाता है, असली कानून इसी को माना जाता है। जॉन ऑस्टिन की थ्योरी में ही बाद में आएगा कि और कोई कानून है नहीं। जिस कानून को हॉब्स ने कहता है कि इसको लागू करने की, इसको बनाने की शक्ति सिर्फ सॉवरन जो आदेश देता है वही कानून है, इसके अलावा और कोई कानून नहीं है। तो कमांड ऑफ सॉवरन इज लॉ। उसने उसकी एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि लॉ क्या है, कमांड ऑफ सॉवरन, कि संप्रभु का जो आदेश है वही कानून है। जैसे कि पहले मैंने बताया था कि हम भी अपने इतिहास में देखते कि राजा महाराजा के जो आदेश होते थे वो अपने आप में कानून होते थे। इसको सिर्फ बनाने की शक्ति सॉवरन के पास नहीं है, इसको इंटरप्रेट करने की शक्ति भी जो है वो इसके पास है, हमारे सॉवरन के पास। इसको इंटरप्रेट करने की शक्ति भी, इसको बनाने की शक्ति के साथ साथ इसको इंटरप्रेट करने की शक्ति भी, इनेक्ट करने की शक्ति भी, और इसको इम्प्लीमेंट करने की शक्ति भी। तो लॉ को सारे जो अधिकार हैं लॉ से संबंधित तो सॉवरन को दिए गए हैं, और खुद जो सॉवरन है ये अब लॉ है, यानी कि जो कानून ये बनाता है वो कानून इसके ऊपर लागू नहीं होता। ये कानून बनाता है, कानून से बंधा हुआ नहीं है, कानून के अधीन नहीं है। जब चाहे जब किसी भी कानून को सॉवरन बदल सकता है या उसको बना सकता है। और जो जस्ट और अनजस्ट की बात है, यानी कि उचित है या अनुचित है, ये किस संदर्भ में देखा जाएगा? ये सिर्फ लॉ के संदर्भ में देखा जाएगा। यदि वो कानून के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू लॉ है, जो संप्रभु ने बनाया है, जो पॉजिटिव लॉ है, तो उचित है, और कानून के विरुद्ध है तो वो अनुचित है। और जो इसकी ये बनाने की शक्ति है, लॉ बनाने की जो शक्ति है वो एब्सोल्यूट है, अनलिमिटेड है। इस पर किसी भी तरह का नेचुरल लॉ
इंटरनेशनल लॉ का कोई बाउंडेशन नहीं है। तो अनलिमिटेड पावर है सॉवरेन की कानून बनाने से संबंधित, इस पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। और अपने कानून बनाने के लिए ये किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं है, किसी के प्रति ये जिम्मेवार जवाबदेह नहीं है। नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन, यानी कि ये कानून बनाने में किसी के अधीन ये जवाबदेही इसकी नहीं है। और दूसरा है कि ये इनके पीछे, इनको लागू करने के पीछे राज्य की शक्ति होती है। हॉब्स ने कहा है कि विदाउट स्वॉर्ड, यानी कि ताकत के बिना, तलवार के बिना जो समझौते होते हैं या नियम होते हो बेकार होते हो, फिर नियम होते ही नहीं। दूसरा जो है कि ये कहता है कि कस्टम से, कन्वेंशन से, परंपराओं से भी कानून निकल कर नहीं आते। जैसे कि ब्रिटेन में हम देखते हैं कि परंपराओं से, प्रथाओं से कानून बनते हैं। हॉब्स उस बात को स्वीकार नहीं करता। हॉब्स कहता है कि कानून तो सिर्फ प्रभु सत्ता या संप्रभु के आदेश द्वारा ही होते हैं, और एक अकेला ये सोर्स है और कोई सोर्स लॉ के बारे में ये नहीं है। हाँ, वो नेचुरल लॉ की भी बात करता है। मैंने पहले बताया था कि नेचुरल लॉ, 19 नेचुरल लॉ की बात की थी उसने, लेकिन मेनली फिर 3 का डिस्कशन करता है। सबसे पहला तो सभी व्यक्ति पीस, शांति चाहते हैं और उसका अनुसरण करना चाहते हैं, जिसके आधार पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की स्थापना की गई थी, जो रेशनल डिजायर जो थी आदमी की। दूसरी कहता था कि वो शांति स्थापित करने के लिए नेचुरल राइट्स को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं व्यक्ति। और तीसरा ये था कि जो भी व्यक्ति समझौता करते हैं उसका उनको सम्मान करते हैं, उनको सम्मान करना चाहिए। तो ये नेचुरल लॉ की बात करता है। लेकिन यहाँ जो जिस लॉ की बात करता है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद या राज्य की स्थापना के बाद, वो पॉजिटिव लॉ की बात करता है। आज भी ये बात मान्य है कि कानून उसी को माना जाता है सही मायने में जो सरकार बनाती है, क्योंकि सरकार के पास उनको लागू करने की शक्ति है, और कानून बनाने की शक्ति सिर्फ सरकार के ही पास है। तो एक किस्म से उस टाइम पर जो हॉब्स स्टेट को या सॉवरेन को जो पावर देता है, वो वही पावर एक किस्म से सरकार द्वारा ही यूज की जाती है। तो ये सोनिटी से ही जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट लॉ के बारे में था कि कानून के बारे में हॉब्स का क्या कहना है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, वो देखेंगे कि हॉब्स के विचारों में एक तो राइट्स के बारे में, लिबर्टी के बारे में, फैमिली के बारे में क्या कहता है, और फिर लॉब्स के विचारों में इंडिविजुअलिज्म, जो व्यक्तिवादिता का बात है वो पाई जाती है। वो किन आधारों पर उसको एक व्यक्तिवादिता का या व्यक्तिवाद का भी समर्थक कहा जाता है। हालांकि इस पर जो छाप है वो एब्सोल्यूटिज्म के, यानी कि एक जो एब्सोल्यूट मोनार्की का जो समर्थन करता है, जो सारे अधिकार व्यक्तियों को देता है, राज्य को ना, राज्य को देता है, व्यक्ति को कोई भी अधिकार नहीं देता। तो ये बातें हम अगली क्लास में पढ़ते हैं।